बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 22 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीलॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काफ़ी लंबे अरसे के बाद वो मीडिया के सामने अपीयर हुए। इस अरसे में तकरीबन मीडिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी की, सवाए एक अपीयरेंस के इससे पहले उन्होंने 7 मई के बाद तकरीबन काफ़ी लंबा गैप दिया और काफ़ी लंबे गैप के बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खासी हवा बनी हुई थी पाकिस्तान के मीडिया में। लिफाफे बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पीटीआई के ऊपर एक नया क्रैकडाउन लॉन्च करने की शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी की बात हुई, जो जाहिर है आजकल पीटीआई के जो वॉलंटियर्स हैं उनको कहा जा रहा है, तो एक तरह से तो पीटीआई के ख़िलाफ़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर भी बात हुई, बन्नू असाने पर भी बात हुई, फैज़ाबाद धरने पर भी बात हुई। तो आपके सामने चीज़ा बातें रखते हैं। सबसे पहले तो डीजी आईएसपीआर साहब ने इस बात को माना, इकरार किया और इससे शुरू किया कि गैप लंबा था, आइंदा कोशिश करेंगे कि गैप लंबा ना हो। उनकी जो मीडिया इंटरेक्शन है उसके दरमियान में गैप लंबा था, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैप लंबा था, आइंदा कोशिश करूंगा कि गैप लंबा ना हो। तो मेरी 2-3 उसमें गुजारिशात हैं। इसमें इसके 2-3 मीन आउटपुट से इसमें से निकलती हैं। एक तो उनका ये मानना कि गैप लंबा था। तो गैप क्यों था? उसकी वजह शायद उनकी 7 मई वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जितनी तनकीद हुई वो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी डीजी आईएसपीआर की या किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर गालिबन उतनी तनकीद नहीं हुई होगी, अवामी तनकीद, जितनी तनकीद उनकी 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हुई थी। उसके बाद उनका ये अच्छा फैसला था, मैं उनको सराहूँगा कि उन्होंने गैप लिया, उससे थोड़ा सा वो माहौल बेहतर हुआ होगा। एक तो ये बात। दूसरी इसमें से ये बात निकलती है कि आज उन्होंने गरीदा फारूकी, इस तरह के तमाम जो लफाफे हैं, इनकी भी जो परफॉर्मेंस थी उसको भी ज़ीरो करार दिया, क्योंकि जाहिर है इनसे वो काम नहीं हुआ। तो अब उन्होंने कहा कि अब इस गैप को कम करेंगे और हम खुद आएंगे। मतलब मुनीफ फारूक हुए, ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन थे, लेकिन जाहिर है अगर ये काम एफिशिएंटली करते तो उनको आज ऐलान ना करना पड़ता कि गैप कम करेंगे और मुझे बार बार अब आपसे बात करना होगी। इससे ये लगता है कि वो इनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक तो ये अपनी अब नौकरियों के बारे में, लिफाफे के बारे में दोबारा सोचें। उसके बाद उन्होंने एक और बात जो गैप के हवाले से, कि गैप कितना है, आज भी हम डीजी एसपीआर साहब को बताएं कि गैप इतना है कि आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी ने लाइव ब्रॉडकास्ट की, लेकिन सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कमेंट्स बंद हुए हुए थे, आवाम कमेंट्स नहीं दे सकती थी। ये वो गैप है जो अभी भी मौजूद है, इसको भी प्लीज़ कम कीजिए। कमेंट्स खोलिए, पीटीवी को कहिए ताकि आवाम आपको राय दे सके। ये टू वे कम्युनिकेशन हो, जिस टैक्स के पैसे से, जिस आवाम की रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं उसके टैक्स के पैसे से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। आप हम तमाम उसी आवाम की मरहून मिन्नत हैं, उनको भी तो राय देने दीजिए, उनके कमेंट्स तो खोलिए प्लीज़। तो ये भी एक गैप आज भी हमें नज़र आया। अच्छा जी, दूसरी उन्होंने बात जो इम्पॉर्टेंट बात की, वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। ये एक तो उन्होंने डिस्टेंस किया उसको ऑपरेशन कहने पे। शुरू में आप ही ने बताया था कि ऑपरेशन हो रहा है, हमने तो नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। तो एक तो माजी की गलती को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेक्ट किया गया। अब ज़रा थोड़ा सा उससे एक पोजीशन पीछे जाया गया और कहा गया कि वो ऑपरेशन नहीं है, वो ओवरऑल एक स्ट्रेटजी है काउंटर टेररिज्म की, अज़्म इस्तेहकाम। और उसके ख़िलाफ़ फिर अगली उन्होंने बात जो है इस बात के बाद कि हाँ पहले, इन अदर वर्ड्स, ये जो जिसकी भी ये नालायकी थी उसको एक्सेप्ट किया गया कि पहले जिसने भी इसे ऑपरेशन कहा गया और एक खलबली मचा दी और केपी से इतना रिएक्शन आया, स्पेशली उन तमाम इलाकों की आवाम से जिनके यहाँ पहले ऑपरेशन हो चुके, वो अपने घरों से बेघर हो चुके उन ऑपरेशन की वजह से। जाहिर है बाद में अमन भी आया, लेकिन उन्होंने उसकी बड़ी कीमत अदा की। तो एक तो वो जाहिर है सिचुएशन जो है आज इन्होंने क्लियर की, जो कि अच्छी बात है। और जिसने भी पहले उसे ऑपरेशन डिक्लेयर किया था उसकी भी कुछ खिंचाई आपको करनी चाहिए कि अगर ऑपरेशन था नहीं तो उसको ऑपरेशन बनाकर पेश क्यों किया गया था।
अच्छा जी, अगली बात उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी पर की। ये उनकी मेन मीट जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, या जो मेन आप कहें कंटेंट है, जो केक की बेस है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर उनकी बातचीत थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो डिजिटल दहशतगर्दी उस तमाम तनकीद को कह रहे हैं जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर लोगों की राय ने दिया। अब आपने देखा कि केपी से जो अरकान असम्बली थे, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि ये हमारी लाश के ऊपर से गुजर के ये ऑपरेशन होगा। अब आप गौर कीजिए कि इससे सख्त बात किसी ने नहीं की होगी उसके ऊपर। जो डिजिटल मीडिया है, ट्विटर है या दूसरा है, ये सख्त तरीन तकारीर हुई। फिर केपी की पूरी आवाम, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, किसी एक ने नहीं, सब ने कहा कि ऑपरेशन हमारी लाशों से के ऊपर से गुजर के होगा। हम और खून नहीं बहाना चाहते, हम पराई जंग नहीं लड़ना चाहते। तो यही बात डिजिटल मीडिया के ऊपर हुई। तो अगर ये दहशतगर्दी है तो फिर आपने एएनपी को क्यों नहीं पकड़ा, आप मौलाना फजल रहमान को क्यों नहीं पकड़ रहे? वो तमाम भी तो यही बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिसने अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर कि वो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, सुलह से बात होनी चाहिए, लोगों को घर बेगार नहीं करना चाहिए, पराई जंग में नहीं जाना चाहिए, बातें जिसने सोशल मीडिया पर की, आपने उसे डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया। हुजूर वाला, पूरी दुनिया इसको पूरी दुनिया इसको डिजिटल दहशतगर्दी नहीं कहती, बल्कि सिटीज़न जर्नलिज्म कहती है। अगर आप पूरी दुनिया का रवाज देखें तो ऐसे इक़दामात को जब आवाम तनकीद करती है, अपनी राय देती है, अपना रिस्पॉन्स देती है, अपनी हकीकत बताती है, अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताती है। जैसे आज आप हर जगह पर बिजली के बिलों का जोर देखते हैं और शोर देखते हैं। आप देखते हैं लोग बता रहे हैं कि ये 37 साला नौजवान मंडी बहुत दिन में 6 बच्चे, 16,000 रुपये बिजली का बिल पिछले महीने, इस दफ़ा कमाई 25,000 रुपये महीने की, पिछले महीने कर्जा लेकर बिल जमा करवाया, इस महीने बिल नहीं जमा करवा सका और उसने जहर की गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। हजूर, ये सिटीज़न जर्नलिज़म है, ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है। इसी तरीके से लोग ज़ाहिर है अज़्म इस्तेहकाम पर भी बात करेंगे, इसी तरीके से आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात करेंगे। ये डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको सूट करता है इस टाइम फ़र्द वाहद की हुकूमत पाकिस्तान में बनाने के लिए कि किसी किस्म की उनके ऊपर तनकीद ना हो, इसलिए आप इसको डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी इसमें। उन्होंने कहा कि इससे पहले डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो इराक में हुई और लीबिया में हुई। जी हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने कोट की या जिनसे मुआवजा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इससे पहले इराक और लीबिया के अंदर भी इसी तरीके से डिजिटल दहशतगर्दी हुई और वहाँ की अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। अब यहाँ से एक तो जो ऊपर बैठी हमारे इस टाइम, देखिए ज़हन में रखिए कि ये पूरी फ़ौज ये सब कुछ नहीं चाहती करना। ये ऊपर बैठे चंद लोग होते हैं जिनके सियासी अज़ाइम होते हैं, वो अपने फैसले करते हैं सियासी तौर पर। इसमें से ये देखिए कि ऊपर बैठे लोगों की अंडरस्टैंडिंग, जो दोस्त हैं उनकी, ये है कि वो इराक और लीबिया समझते हैं पाकिस्तान को। हजूर, ना इराक में डेमोक्रेसी थी ना लीबिया में डेमोक्रेसी थी। इराक में भी डिक्टेटरशिप थी, लीबिया में भी डिक्टेटरशिप थी। तो मेहरबानी करके फिर वही काम यहाँ भी कीजिए। या तो एक दफ़ा डिक्टेटरशिप जो है वो लॉन्च कर लें, आप डिक्लेयर कर दें कि यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आवाम के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बोलने का हक नहीं, तो फिर आप इराक और लीबिया के साथ पाकिस्तान का मुआवजा कर लीजिए। पाकिस्तानी अवाम समझती है कि वो एक आइन के तहत रह रहे हैं, जिस आइन में कोई डिक्टेटरशिप नहीं, जमहूरियत है और उनकी आज़ादी इजहार राय, उनका आइन उनको बुनियादी हकूक़ के तौर पर देता है और वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, जिसको आप डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं। बहरहाल, तो ये एग्जाम्पल्स अच्छी नहीं थी। अगेन बैड होमवर्क सर, किसी ने आपको नहीं इसकी प्रेप करवाई, आपको अच्छी एग्जाम्पल देनी चाहिए थी। इस एग्जाम्पल को दे के आपकी जो लाशऊर के अंदर आपकी डिज़ायर है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप हो, वो वाजे कर रही है इससे। अच्छा जी, फिर इन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी पर बात करने के बाद इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा था ये सब कुछ। ये जो भी अज़्म इस्तेहकाम पर बात हुई है ऑर्गेनाइज्ड एजेंडे के तौर पर होती है। डायरेक्ट पीटीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि सियासी जमातों का एजेंडा या सियासी लोगों का एजेंडा, ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा। हजूर, ये कैसे ऑर्गेनाइज एजेंडा हो सकता है, मुझे बताइए। मियाँ मुदस्सर कल तक डीजी आईएसपीआर के साथ आईएसपीआर का मेहमान था, वो 5th जनरेशन वॉर का वॉरियर था, वो हीरो था। आपके डीजी आईएसपीआर जो अभी भी लेफ्टिनेंट जनरल हैं पाकिस्तान की मिलिट्री में, वो उसको हीरो के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ तस्वीर बनवा रहे हैं।
ISPR के अंदर, और उसको ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हीरो डिक्लेयर कर रहे हैं, और आज आपने उसे डिजिटल दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। अब आपने उसे उठाया हुआ है, अब आपने उसे अगवा किया हुआ है, अब वो डिजिटल दहशतगर्द बना दिया रातों रात आपने। तो ये है वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया हुआ सर, ये है वो गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये है वो गैप जिसको मिटाने की ज़रूरत है। अब ये गैप रिजीम चेंज से आया है, ये गैप इस वजह से नहीं आया कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कम है, ये गैप इसलिए आया कि आपने फॉर्म 47 वाले चोर मुल्क के ऊपर बिठाए हैं लाकर, ये गैप इसलिए आया कि आपने चलती हुई एक हुकूमत को गिराया, उसके बाद जो शहादतें हुई पाकिस्तान के अंदर, जो मार कुटाई हुई, जिस तरह आप लोगों को अगवा कर रहे हैं, सहाफ़ी बोल नहीं सकते, कोई अपनी आज़ादी ज़ाहिर राय इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुल्क का सब कुछ तबाह हो गया, उस वजह से ये गैप है। तो ये गैप अगर आपने ख़त्म करना है तो ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने के लिए आपको अपना सियासी किरदार ख़त्म करना पड़ेगा और आपको वापस अपने किरदार में जाना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। ये जो आपने इलेक्शन लूटा है, इस काम से बाज आना पड़ेगा, फॉर्म 47 का इस्तेमाल बाज करना पड़ेगा, जजों पर, अदालतों के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत करने से बाज आना होगा। ये सारे काम हम करेंगे तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आपने कहा कि ये ऑर्गेनाइज सियासी एजेंडा है। हजूर, अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आई कि ऑर्गेनाइज आप 10, 15, 20, 40 लोगों को करवा सकते हैं, ये ऑर्गेनिक है, ये अवाम की राय है, ये कोई सियासी जमात ये नहीं कर सकती। आप ज़रा कोई बात करके तो देखिए, कोई शख्स कोई बात करके तो देखे, आपको सफाई देनी पड़ती है। कल ही फवाद चौधरी साहब ने परसों अपने इंटरव्यू में कह दिया कि मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल और शहजाद अकबर ने सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया। अब उनके कहने का मतलब था कि जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है, इन तीनों ने भी की और हमेशा अपनी फ़ौज का दिफा किया, लेकिन मुझे उस पर सफाई देनी पड़ी कि मैं कहीं फैसल वाडा की तरह आपके साथ तो नहीं रहा। ये वो ऑर्गेनाइज्ड अगर चीज़ होती तो मुझे सफाई क्यों देनी पड़ती सोशल मीडिया पर? फिर तो PTI ऑर्गेनाइज कर रही होती तो ऑर्गेनाइज होता। ऑर्गेनाइज कुछ नहीं है। यहाँ ज़रा सा सवाल उठता है तो हम पे भी उठता है, हमें भी जवाब देना पड़ता है, हमें भी उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये ऑर्गेनिक है, ये आवाम की राय है। आपने कभी टिकटॉक के ऊपर वो तमाम गांव के अंदर वीडियोस आम लोगों की नहीं देखी? अभी मेरे पास एक वीडियो है, चले मैं चला देता हूँ, ये ज़रा सुनिए। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, अब तो कोयटा में भी इन्होंने गद्दारी वाली पोस्ट लगा दी है। इसमें मुझे कोई भी गद्दार नज़र नहीं आ रहा, सब मुझे वतन है। गद्दार वो है जिसने इसके पोस्ट लगाई है इधर। फिलहाल तो मुझे इसमें कोई गद्दार नज़र नहीं आ रहा, सब मुझे वतन है। ये सुन लिया आपने? ये वीडियो जो है ये आज कोयटा से किसी ने मुझे भेजी है और ये वीडियो बता रही है कि वहाँ पर आपने गद्दारे पाकिस्तान का बैनर लगाया, दोबारा बोर्ड लगाया जिसमें मेरी तस्वीर भी है, दूसरे दोस्तों की तस्वीर भी है। अब इस शख्स को मैं नहीं जानता, मतलब जिसने बनाई उसने वीडियो नहीं भेजी है, किसी ने मुझे कोयटा से और शख्स ने भेजी है कि जी ये फेसबुक के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड है। इस शख्स से ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरी कोई बात हुई है, ना दूसरे लोगों का कोई रिश्ता होगा। वो सड़क पे खड़े कह रहा है, उसको पता है कि ये बोर्ड लगवाने वाले गद्दारे वतन है, बोर्ड के अंदर लोग गद्दारे वतन नहीं, ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपने सुन भी लिया है। तो हजूर ये ऑर्गेनिक है, ये ट्रस्ट डेफिसिट है जो आपने क्रिएट कर दिया है और इसको फिक्स भी आप ही ने करना है, कोई और इसको फिक्स कर नहीं सकता। तो मुदस्सर को छोड़िए, वो कल आप ही ने बताया हमें कि वो हीरो है, आज आप कह रहे हैं कि डिजिटल दहशतगर्द है। और आज की आपको एक और दास्तान सुनाते हैं, आप हैरान होंगे कि आपको पता है अहमद वकास जंजुआ को अरेस्ट किया हुआ है, अगवा किया हुआ है और अगवा की फुटेज भी मौजूद है। और अगवा की जो फुटेज है वो बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पर सबके सामने मौजूद है। आज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जी हाँ वही जिनके वालिद को अगवा करके कोयटा से उनके घर के सामने ISI लेकर आई थी, ये ज़ाहिर है मीडिया रिपोर्ट कर चुका है और उनसे कहा गया था ज़बरदस्ती कि वो फैसला करें और वो खड़े हो गए थे और उन्होंने फैसला नहीं किया था। रात के पिछले पहर उनके वालिद को लाके उनके गेट पर खड़ा कर दिया था। सर उसको ऑर्गेनाइज कहते हैं। बहरहाल वही जस्टिस अरबाब ताहिर आज ये केस सुन रहे थे, उन्हें तो अबडक्शन की तकलीफ पता ही होगी क्योंकि उनके तो वालिद भले चंद घंटे के लिए अगवा हुए तो थे। अब जज साहब ने कहा कि 2 घंटे का वक्त देता हूँ मैं, 2 घंटे का। फुटेज मौजूद है, आप इस बंदे को लापता नहीं कहते, मुझे रिपोर्ट नहीं देनी, मुझे 2 घंटे में बताएं कि बंदा किधर है। और उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया और अटॉर्नी जनरल को बुला लिया। समझ आ गई कि जज साहब खड़े हो गए हैं, मामला ख़राब हो जाना है, दलेर जज हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर अहमद वकास जंजुआ, जिसको कई दिन पहले से उठाया हुआ है, उनको पेश किया गया।
एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर पेश किया गया सिपरा साहब के सामने। अब आगे से सिपरा साहब ने भी नहीं पूछा कि भाई ये 4 दिन से बंदा गायब है, सीसीटीवी फुटेज है, ए कित्थों ले आए हो मेरे को आज। उन पर एक फर्जी FIR दी गई। FIR दहशतगर्दी की दी गई। FIR के अंदर क्या लिखते हैं कि अहमद वकास जंजुआ पैदल कश्मीर हाईवे पर आ रहा था, उसके पास एक बैग था, उसके अंदर लैपटॉप भी था, उसके अंदर iPad भी था। ये ज़रा गौर करना है आपने, जो अज्जाए तरकीबी हैं ना इस डिश के अंदर, जो अज्जाए तरकीबी हैं, ये बैग है। ये बैग जो अहमद वकास जंजुआ का है ना उस FIR के अंदर, ये पूरा बयानिया है आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर डिजिटल दहशतगर्द, बस हुण अकल ना होए तो मौजा ही मौजा है। डिजिटल दहशतगर्द के पास वो दूसरा मवाद डालने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपने डिजिटल दहशतगर्दी कहनी है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दहशतगर्दी के लिए तो बंदूक चाहिए होती है, गोली चाहिए होती है, बारूद चाहिए होता है, तो डिजिटल के लिए लैपटॉप चाहिए होता है। ए लगता नवाज शरीफ साहब ने बयानिया बनाया सर, वो लैपटॉप में बड़ा कंप्यूटर कहते हैं ना। बहरहाल उसके बैग में से क्या निकला जी, ये पुलिस कह रही है FIR में, उसके बैग में लैपटॉप था, iPad था, मतलब डिजिटल वाला काम कंपोनेंट पूरा हो गया। चार्जर भी पा देना सर, लैपटॉप चार्जर के बगैर तो नहीं चलेगा ना सर, ऐसे ना करें। वो डिवाइस भी डाल देनी थी वाईफाई वाली, पूरा होता ना काम। लेकिन चले, लैपटॉप और iPad, उसके साथ सर उसमें जो है वो बारूदी मवाद था, और उसके अंदर फटने वाला बारूदी मवाद, और उसके अंदर डेटोनेटर था जिसने वो फाड़ना था मवाद, उसके अंदर बाल बैरिंग थे, मीन उसके अंदर कील बैरिंग जिससे वो बम बनाकर फटना था वो सारा कुछ, और उसके अंदर क्लैशनकोफ थी। केड़ा बैग सी सर जिहदे विचों क्लैशनकोफ भी निकल आई है। तो ये सारा कुछ जनाब निकला है अहमद वकास जंजुआ के पास से, और एंटी टेररिज्म मीन टेररिज्म का उस पर पर्चा दिया और उसको पेश कर दिया गया जाकर जो जज हैं सिपरा साहब उनके सामने, जिन्होंने नहीं पूछा खैर से कि भाई ये 4 दिन से बंदा गायब है, मेरे को क्यों ले आए। उन्होंने सीधा ही 7 दिन का रिमांड दे दिया, और जब ये रिमांड दे दिया तो सर इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये है वो गैप जो आप नहीं समझ पा रहे। अब 4 दिन से सीसीटीवी फुटेज पड़ी हुई है उसको उसके घर से गिरफ्तार करते हुए, ये आप सौदा बेचना चाह रहे हैं। अब आपको सोशल मीडिया के ऊपर लोग मिलाइन करेंगे इस पे, और आप उनको डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे। ये है वो बयानिए का गैप। अब लोग ये कैसे गोबर को आइसक्रीम समझ लें, लोग इस झूठ को कैसे एक्सेप्ट कर लें जो बेचा जा रहा है। मीन ये भी नहीं सोच बनाने वाले को कि चलो यार ये सब कुछ अहमद वकास जंजुआ पे नहीं डालते, किसी होर नू चुक के पा देने, मुदस्सर पे डाल देते, किसी और को डाल देते। मैं मिसाल दे रहा हूँ जिसका नहीं पता, ये उसके ऊपर डाला है और जिसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो अवाम कैसे मानेगी इस सारी बात को। बहरहाल आगे चलते हैं। अब आपने कहा कि ये बात तो होगी कि डिजिटल दहशतगर्द की आपने बात कर दी, फिर फैज़ाबाद आपने बन्नू की बात की, वो भी PTI पर इनडायरेक्टली डाल दी गई कि PTI जो है वो, PTI का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि एक सियासी जमात की वहाँ हुकूमत है और उसने खुद ही हमला करवा दिया। और क्यों हमला करवाया ये आपने सवाल पूछा, और फिर आपने कहा कि फ़ौज ने SOP के तहत काम किया, जो भी किया है। चलें ठीक है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, वो जुडिशल इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा किसने क्या काम किया। हाँ, आपने ये ज़रूर कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी पुलिस की, बिल्कुल हम आपसे एग्री करते हैं। KP के गवर्नमेंट की जो पुलिस है लॉ एंड ऑर्डर की, उसकी ज़िम्मेदारी है, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 9 मई वाले दिन भी लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारी लाहौर की हुकूमत की थी, पंजाब की हुकूमत की थी। ये आपने कभी नहीं कहा, आज तक आपके मुंह से नहीं निकला। ये तजाद आपकी बात के अंदर क्यों है। बहरहाल अब अगर बन्नू साने पर आएँ तो उसमें PTI का तो एक झंडा नहीं था, उसमें अमन के झंडे थे वाइट कलर के, और वो लोग अमन मार्च के लिए निकले थे। समझ नहीं आई उन पर फायरिंग क्यों हो गई, किसने की, ये तो आएगी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। दूसरी बात, उसके अंदर आपसे सवाल पूछा गया कि बन्नू वालों पर तो SOP के तहत कार्रवाई हुई जिसने भी की, लेकिन फैज़ाबाद के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तहरीक लब्बैक बैठी रही। तो उसका आपने जवाब दिया कि उनको ज़रा हमने स्ट्रेटजी के साथ डील किया ताकि अमन व अमान ठीक रहे। तो सर यही स्ट्रेटजी अगर उधर भी इम्प्लीमेंट हो जाती, अगर फैज़ाबाद के जवाबदेह आप हैं तो बन्नू के जवाबदेह आप क्यों नहीं हैं। आपने फैज़ाबाद के वाक़े पर क्यों नहीं कहा कि वो पुलिस का काम था, हमने नहीं किया, पुलिस ने डील किया। वहाँ आपने कहा स्ट्रेटजी के साथ डील किया, तो बन्नू में भी सर आप ही स्ट्रेटजी के साथ डील कर लेते अगर ये आपकी जिम्मेदारी थी, और अगर पुलिस की थी तो दोनों तरफ आप साइड पे रहते। तो बन्नू में और स्ट्रेटजी है और फैज़ाबाद में और, आप कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा। उसके बाद आपने जो बात की स्मगलिंग की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपकी। आपने कहा कि करोड़ों रुपए रोज़ स्मगलिंग से बनाए जाते हैं। सर करोड़ों नहीं, आपकी करेक्शन कर दूं फिर टीम बेहतर नहीं है, 20 अरब रुपया कम से कम सेफ तखमीना है। ये 20 अरब रुपया, ये जो बॉर्डर्स हैं चंद,
ये मैं पोर्ट्स इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, ये जो चंद बॉर्डर्स हैं इन पर से 20 अरब का सामान, क्योंकि सर सिर्फ आता नहीं है, जाता भी है, खाता है तो लगाता है। उस नारे की तरह माल आता नहीं है, ईरानी पेट्रोल सिर्फ आता नहीं है, इधर से माल उधर भी जाता है, जाने पे भी माल लिया जाता है, आने पे भी माल लिया जाता है हुजूर। और वो सर ये दोबारा बिशारता मसली नहीं लेता, वो बॉर्डर पर खड़े लोग लेते हैं। अब मुझे नहीं पता बॉर्डर के ऊपर पुलिस खड़ी है या लॉ इन्फोर्समेंट की कोई और एजेंसी खड़ी है, वो आपने बताना है कि बॉर्डर कंट्रोल किसके पास है। तो सर ये आपने ख़त्म करनी थी, ये स्मगलिंग आपने हमें बताना नहीं कि करोड़ों की करप्शन होती है, ये आपने हमें बताना हमने ख़त्म कर दी है, और बंदे पकड़ के बताने बॉर्डर पे कौन जिम्मेदार हैं जो ये करोड़ों की करप्शन कर रहे हैं। आज फिर दोबारा आप हमें बता रहे हैं कि करोड़ों की करप्शन होती है, हालांकि आज से कई महीने पहले कामरान खान साहब ने रिपोर्ट किया था कि आर्मी चीफ ने कराची में जो बिजनेसमैन थे उनसे बात करते हुए ये कहा था कि तमाम स्मगलिंग बंद कर देंगे, ये ईरानी पेट्रोल बंद कर देंगे। आज सर पूरे पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल मिल रहा है, किसी पेट्रोल पंप वाले से जाके पूछ लें, वो आपको बता देगा कि ईरानी पेट्रोल सस्ता मिलता है, उन्हें जहाँ से मर्जी ले लें, डीजल पेट्रोल ईरानी वो बिक रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बल्कि आपको याद होगा हमने आपको खबर दिखाई थी बिजनेस रिकॉर्डर की, बढ़ गई है करप्शन जो स्मगलिंग है। आपको हमने 15% उन्होंने गालिबन उसकी दी थी फिगर के, ये इस ऐलान के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा था ऐलान के बाद, लेकिन वो जो ड्यूरेशन था उसमें वो ऐलान के बाद का ही बनता है। तो स्मगलिंग आर्मी चीफ के कहने पर भी ख़त्म नहीं हुई। फिर डीजी ISI नदीम अंजम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बॉर्डर्स पर हमारा कंट्रोल है, ना कोई हमारी मर्ज़ी के बगैर आ सकता है ना जा सकता है। तो सर फिर ये स्मगलिंग की बात, ये सिगरेट की बात आपने की, ये तेल की बात की, ये दूसरी की, गालिबन आप KP गवर्नमेंट को मिलाइन करना चाह रहे होंगे इसमें, लेकिन सर मेरा ख्याल है कि KP गवर्नमेंट का तो कोई नहीं बॉर्डर पे खड़ा, इसका जवाब तो आप ही को देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं। आपने फिर कहा कि माफियाज हैं इस मुल्क के अंदर। सर सबसे बड़ा माफिया तो फॉर्म 47 वाला जिसे लाके आपने बिठा दिया, और उस माफिया के IPPs हैं जिन्होंने इस टाइम अवाम के गले में फंदा डाला हुआ है, और अवाम बिजली के महंगे बिल अदा कर रहे हैं, और आप इन अ वे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हम IPPs को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? सर इस तरह के उनके जितने भी मालकान हैं उन्हें जिताकर आप लाए हैं फॉर्म 47 पर, उन्हें हुकूमत में बिठाया ताकि और पॉलिसियां बनाएं और उसी तरह के काम करें जिस तरह इस टाइम 200 रुपये यूनिट कोल के प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सलमान शहबाज को 63 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट के अंदर मिले हैं। तो सर ये आप ही उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, कोई और तो नहीं दे रहा। तो बहरहाल ये आपने बात की, इसमें और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। आपने अदालतों पर एतराज़ कर दिया कि अदालतें जो है वो कन्विक्ट नहीं कर रही 9 मई की, अगर कन्विक्ट ना किया अदालतों ने तो फिर इंतशार फैलेगा और इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। तो सर अदालतों के अंदर सबूत किसने रखने हैं? CCTV फुटेज जिसने चोरी की उससे वापस दिलवा दीजिए। ये कैसे मुमकिन है कि जो GHQ का बैरूनी गेट है उस पर लगा कैमरा जो है वो अगर टूट गया है तो CCTV फुटेज भी गायब होगी? ये वो गैप है सर, ये वो मंजन है जो आवाम खरीद नहीं रही। सबको पता है कि उस CCTV फुटेज जो है वो उसके अंदर नहीं बनती, वो कहीं पीछे रिकॉर्ड हो रही होती है, वहाँ सिर्फ कैमरा होता है। तो आपने वो CCTV फुटेज क्यों नहीं दी? आप सबूत क्यों नहीं अदालतों को दे रहे? अगर आप सबूत देते तो अदालतें 2-3 महीने के अंदर लोगों को कन्विक्ट कर देती। अब आप सबूत कोई देते नहीं और अदालत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वैसे ही काम डाल देंगे, तो फिर सर मार्शल लगाएं और लोगों को उठा के वैसे ही जेल 12-12 साल कर दें, जिसको दिल करता है, काम खत्म हो जाए। ये काम तो आपको रोकना पड़ेगा अदालतों के अंदर, आपको बल्कि उन मासूमों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबूत कोई नहीं दिया। जो केस खुलता है उसमें सब झूठ ही झूठ निकलता है। तो फिर अदालतें किस तरीके से, मुझे बताइए, जो है वो सजाएं दे सकती हैं लोगों को। उसके बाद आपको ये बताएं कि आज जाते जाते क्विकली, ये सुबह मैं इस खबर को कवर करूँगा, वीलॉग लंबा हो गया DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। क्विकली सिर्फ ये बताऊं कि आज PTI का जो मरकज़ी दफ्तर उसके ऊपर छापा मारा गया, रऊफ़ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो काफ़ी सारी ख़वातीन भी गिरफ्तार की हुई हैं और उनको पता ये चला कि शायद छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी ये हतमी खबर नहीं है, लेकिन एक वकील साहबा ने बताया है कि शायद उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी छोड़ेंगे तो पता लगेगा। जब मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, रात को लेट नाइट ये वीलॉग कर रहा हूँ, अभी तक वो गिरफ्तार हैं, रऊफ़ हसन गिरफ्तार हैं। तमाम वहाँ से मटीरियल और इक्विपमेंट उठा लिया गया है। कहा यह गया है कि जो डिजिटल दहशतगर्द पकड़े हैं वही डेटोनेटर, बम और बारूद वाले, वो जो एक ही बैग से डिजिटल और बारूद और दहशतगर्दी और क्लाशनकोफ सब इकट्ठा जंजुआ के
निकला है बैग से। और अब आप खुद सोचिए कि अवाम ने तो 4 दिन पहले उसकी सीसीटीवी देखी है कि उसके दुपट्टे उतरी हुई माओं और बहनों के दरमियान से उसको घर के अंदर से अहमद जंजुआ को उठाकर लेके गए हैं, और अब आपने उसके ऊपर कश्मीर हाईवे पर पैदल चलते हुए बैग डाला है, और फिर आपने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है, और फिर आपने उसे पेश किया है एंटी टेररिज्म कोर्ट में और आपने उसका रिमांड लिया है, और उसके बाद आज पीटीआई के दफ्तर के अंदर से कंप्यूटर उठा लिए, रऊफ हसन को उठा लिया है, और अब आपने कहा है कि इनको इसलिए उठाया कि उन डिजिटल दहशतगर्दों ने इंकशाफात किए हैं और उसकी बेस पर आपने इनको उठाया है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब आवाम वो सीसीटीवी फुटेज देखेगी, उसके बाद वो एफआईआर देखेगी और सामने खुला तजाद और झूठ नज़र आएगा, तो फिर जब आप इसको जोड़ेंगे रऊफ हसन और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के दफ्तर के साथ, तो आवाम उसको झूठा कहेगी, आप इसको डिजिटल दहशतगर्दी फिर कहेंगे, और आप इसको कहेंगे ये माफिया है, ये शरपसंद लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं। अब आप खुद बता दें कि आवाम कैसे यकीन करे इतने बड़े तजादात के ऊपर। ये जो भी आपका स्क्रिप्ट लिख रहा है, ये बेवकूफ़ी उसकी है या आवाम की है, मुझे बताइए। कैसे आवाम एक बंदे को जिसको घर से उठाया है उसको 4 दिन के बाद कश्मीर हाईवे के ऊपर मान लें बैग लेके जाता हुआ दहशतगर्दी का, ये अब आप ज़बरदस्ती ये चीज़ें मनवाना चाहते हैं तो ये मुमकिन हो नहीं सकता सर। बहरहाल इससे आगे जो 3-4 खबरें थी लेकिन वो अब लंबी होगी। खान साहब ने भी आज बहुत ज़बरदस्त मीडिया टॉक की है और भी कुछ खबरें हैं वो आपके सामने रखूँगा। अभी फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।